स्टेप्स थे सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ये है ना हमारा सेटलमेंट, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट, देन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, एंड लास्ट इज सेटलमेंट कर देना। तो सेटलमेंट करने के बाद आपका T+2 वाला टॉपिक था कि T+2 डे जो है, टी डे मतलब जिस दिन पे इन डे होगा, और 2 डेज के अंदर अंदर आपको सारी पेमेंट जो है क्लियर करनी पड़ेगी, दैट इज पे आउट डे। साथ ही हमने इसमें कुछ वर्ड्स भी पढ़े, जिसमें हमने डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज पढ़ा। डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज मींस व्हेन सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसे डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कहते हैं हम। एंड हमने इसमें कल एक ये भी पढ़ा कि डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होता है, मींस जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए, ताकि जो ब्रोकर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं उनमें कन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो जाए, उसके लिए हम डीम्यूचुअलाइजेशन एक प्रोसेस करते हैं, जहां प्रोफेशनल्स को रखा जाता है एज अ ब्रोकर, और सारा जो वर्क होता है वो फ्री फेयर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मींस उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई ब्रोकर अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ भी ऐसा करे। एंड एक वर्ड हमने यहाँ पढ़ा था डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी बोलते हैं। डिपॉजिटरी एंड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है विच कीप आवर ऑल दी सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम में रखेगी, क्योंकि हम मानते हैं यहाँ पेपर वर्क है नहीं, सारी ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, और इससे ट्रांजेक्शन जो है ग्रेटर स्पीड, वी कैन से ग्रेटर एफिशिएंसी से सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, जो डिपॉजिटरी है वो हमारे लिए एक डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट भी हमने बताया था, डीमेट अकाउंट इज एन ऑनलाइन अकाउंट हम कह सकते हैं, हमारा ओपन करवाते हैं, जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो भी शेयर से रिलेटेड होती है, चाहे हम सेल करें चाहे हम परचेज करें शेयर, वो सारे हमारे अकाउंट में आता जाता है। जो एक पुराना मेथड होता था आउटक्राई मेथड, उसे हमने हटा दिया, ठीक है, और ये नया मेथड जो है वो हमने सीख लिया। फिर हमने बताया जो डिपॉजिटरी, अभी हमने वर्ड बताया था डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की, हमने बात की। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये लिखा हुआ है हमारा NSDL, नेशनल Securities Depository Limited, and second one is Central Securities या सेंट्रल डिपॉजिटरी सोर्सेज लिमिटेड भी हम इसे कहते हैं। तो दोनों को हमने बांट दिया, नेशनल लेवल पे हमने बता दिया, यहाँ ये इंडिया का फर्स्ट और लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है, ठीक है, जो ज्वाइंट वेंचर में वर्क करता है, और इनके मेंबर्स कौन से हैं, IDBI, UTI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और सेंट्रल डिपॉजिटरी में आ जाता है हमारे जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये सारे हमारे सेंट्रल डिपॉजिटरी में आ जाते हैं। अब आ जाती है हमारे पास डिटेल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड हम कह सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन हमारा थोड़ा सा सिलेबस जो डिलीट हुआ है उसमें हमने इनकी डिटेल्स नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ हमें पता हो NSC क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये BSC भी आएगा अगला टॉपिक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको भी हमने नहीं करना। इन दोनों टॉपिक के बाद हमारा एक टॉपिक शुरू होता है सेबी का, ये लास्ट टॉपिक है इसका, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मिल गया सेबी, अपनी अपनी बुक्स में भी निकाल लीजिए, पेज नंबर आई थिंक 270 जहां भी पढ़ता है। देखिए बीच में हमारे स्टॉक एक्सचेंज की डिटेल्स थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या ओवर द काउंटर एक एक्सचेंज ऑफ इंडिया होता है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स हमारे डिलीटेड में हो गए हैं। तो सीधा उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
मींस सेबी से रिलेटेड है। और जब स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही हो, सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही हो, तो वहां सेबी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, ध्यान रखना है, इसका नाम सेबी भी बोलते हैं हम। ये क्यों करी थी? ताकि ये प्रमोट कर सके हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द मतलब इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। मींस जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हम कॉमन पीपल हैं, हमें इनकी इतनी नॉलेज नहीं है, कोई हमें धोखा ना दे दे, हमें प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है ना, उसके लिए सेबी को मतलब एक तरह का बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया। तो ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? डेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे मोस्टली क्वेश्चन आता है सेबी का। 80 to 90% क्वेश्चन सेबी पे होता ही होता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो सेबी पे तो आएगा ही आएगा, मतलब ऐसा कह ही नहीं सकते हम कि सेबी का क्वेश्चन नहीं आया। तो यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप लिख लीजिए यहाँ पर अपना, वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। तो सेबी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 12 अप्रैल 1988। याद रहेगी डेट, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब 1988 में इसको एस्टेब्लिश तो किया गया था, पर हमारी कंट्री में जो है एक ऑर्डिनेंस पास होता है, ठीक है, और कई बार इनमें चेंजेस भी होते रहते हैं। तो वो जो हुआ था, वो 30 जनवरी 1992 को एक ऑर्डिनेंस पास किया था चेंजेस का, और बाद में उसको रिप्लेस किया गया था पार्लियामेंट में। और इसको प्रॉपर फिर जो एक्ट मिला वो मिला, ये मेनली आपने फिर याद रखना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। हर बार आप कहीं भी देखोगे यहाँ 1992 लिखा होगा, मतलब तब से ये जो है मेनली फंक्शन कर रहा है। जो असली ठीक वाला कर रहा है वो 1992 से कर रहा है। और सेबी का जो फंक्शन है, उसका ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड ही है सारा, पैसा पैसों से रिलेटेड चीज है स्टॉक एक्सचेंज, तो इसलिए इसका सारा कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। और दूसरा इसका याद रखने, इनके हेड ऑफिस कहाँ है, ठीक है, इसको लिख लेना कहीं भी। इसके हेड ऑफिस जो है वो है मेनली हमारी जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। इसमें भी डिफरेंस है कि हेड ऑफिस मुंबई में है और जितने भी रीजनल ऑफिस है वो कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली में है। तो ये चार नेम्स भी आपको पता हो कि सेबी के जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पर है। क्लियर इतना? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी थी। ये किस लिए करी थी? ताकि हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज है, प्लस जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये एस्टेब्लिश हुई थी 12 अप्रैल 1988 में, लेकिन बाद में इसमें चेंजेस किए गए थे, और जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर इसको जब रिप्लेस करके लाया गया था तो वो 1992 में लाया गया था। तो इसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। क्लियर? इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और रीजनल ऑफिस इसके कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली में। अब आ जाता है रीजंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। ठीक है, यहाँ पैराग्राफ की फॉर्म में रीजंस दिए हुए हैं, आप चाहे तो पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बहुत आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। देखिए, पहले लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है पब्लिक का, ठीक है, इन सिक्योरिटीज में, इन कैपिटल मार्केट में वी कैन से, तो जैसे एक्सपैंड बढ़ रहा है उसको देखते हुए काफी टाइप के माल प्रैक्टिसेस हो रहे थे। हर जगह होता है, जहां कंपटीशन होता है वहां देखिए माल प्रैक्टिसेस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आ ही जाती है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जाता है, उनको लगता है हर चीज में धोखाधड़ी है होता है ना ऐसे। तो गवर्नमेंट को बजाय हेल्पलेस होने के, गवर्नमेंट ने इसमें हेल्प करी कि हम इसको ठीक करें, इसको जाने कि ऐसा
क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक स्पेशल रेगुलेटरी जो बॉडी है उसको स्टार्ट किया जाए। तो हम इसकी बात कर रहे थे कि जो सेबी है, इसकी जो एक्सपेंशन हुई, मतलब इसको रेगुलेट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि पार्टिसिपेशन जो है पब्लिक की वो इंक्रीज हो रही थी, लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, स्टॉक एक्सचेंज में, सिक्योरिटीज में। तो इसीलिए इसको रेगुलेट करने के लिए जो है सेबी को बनाया गया। तो रीजंस हम पूछ रहे थे, तो इसके थोड़े से लिख लीजिए क्या रीजन रहे। देखिए, वेरियस जो है माल प्रैक्टिसेस हो रही थी, जैसे अभी ऊपर हमने कहा, जब मॉल प्रैक्टिसेस होती है तो उससे क्या होता है, कई चीजें जो है कंट्रोल करनी पड़ती है। तो पहले रीजंस में ये पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट आ जाएगा रिजिंग ऑफ प्राइजेस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है और इस पे क्वेश्चन भी आता है। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए प्रैक्टिसेस के पॉइंट्स। फर्स्ट इज रिजिंग ऑफ प्राइजेस। रिजिंग क्या होता है? RIGGING, रिजिंग ऑफ प्राइजेस। रिजिंग होता है चेंजेस करना प्राइजेस में अपनी मर्जी से। मान लो मैं शेयर मार्केट में लगी हूँ, मुझे सब पता है कि आने वाले टाइम में क्या इंप्रूव होने वाले हैं, प्राइजेस किसके कम होने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगी? ऑब्वियस है, जो मेरे नोन होंगे मैं उनको कहूंगी ना, इसमें पैसा लगाओ, इसमें आपको फायदा होगा, इसमें से हटा दो, फटाफट सेल कर दो, इसमें नुकसान होने वाला है। ऐसी चीजें हम करते हैं मोस्टली। तो रिजिंग ऑफ प्राइसेस हम करते हैं, ठीक है, कई बार इन्फ्लेट या डिप्रेस करने के लिए मार्केट को। और इससे क्या होता है, काफी जो है एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं जो नहीं बढ़नी चाहिए। तो फर्स्ट रीजन यही है, रिजिंग ऑफ प्राइसेस। रिजिंग ऑफ प्राइसेस बाय इन्फ्लेटिंग और डिप्रेसिंग मार्केट प्राइसेस, कभी बढ़ा के कभी कम करके हम जब चेंज कर देते हैं मार्केट प्राइस में सिक्योरिटीज के। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने मैनिपुलेशन करनी है, हमने चेंजेस करने, हमने चालाकियां दिखानी है, तो तब करते हैं रिजिंग ऑफ प्राइसेस बाय इन्फ्लेटिंग और डिप्रेसिंग मार्केट प्राइसेस। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, इनसाइडर ऑफ कंपनीज। इनसाइडर ऑफ कंपनीज यूज्ड, insider of companies used inside information for personal gains। ये भी बहुत होता है, वही सेम चीजें आ जाएंगी। जितनी भी कंपनी में इंसाइडर्स होते हैं, लाइक डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वो ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए। तो इनसे भी बचाने के लिए सेबी को लगाया गया, ठीक है ना। इंसाइडर्स ऑफ द कंपनी यूज इनसाइड इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन्स। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, एक और रीजन हो गया डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स। पहले टाइम में क्या होता था, अब तो T+2 भी कर दिया गया, डिले होता था डिलीवरी, शेयर्स मिल गए लेकिन होता कुछ नहीं था, मिलता कुछ नहीं था। तो डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा वॉयलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। वॉयलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कई लोग स्टॉक एक्सचेंज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको वॉयलेट कर देते थे, मानते नहीं थे।
क्लियर? ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको रीजंस पता होने चाहिए फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। ठीक है, जो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ये ज्यादातर क्या होता था, इससे इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता था वो कम हो जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई पेनल्टी नहीं थी। पहले सेबी में कोई भी धोखाधड़ी करो तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, कर देते थे। लेकिन अब क्योंकि पेनल्टीज लगने लग गई है, एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी तैयार की गई है, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो अब लोग थोड़ा सा डरते हैं। लोगों को पता है कि ये नहीं कर सकते, ये इलीगल हो जाएगा। तो इसी पर्पस के पीछे जो है सेबी को बनाया गया। अब आ जाता है व्हाट इज द पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। रीजंस हो गए, अब आ जाएगा पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। देखिए, सेबी को बनाया गया था ताकि जो भी रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज किया जा सके। हमने कहा ना, स्टार्टिंग से पढ़ते आए कि जो हमारी सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करे। इसका मेन एम था कि लोगों को एनकरेज करे, ठीक है ना, इनोवेशंस करने के लिए। एनवायरमेंट ऐसा बनाए जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो, प्रैक्टिसेस चले, पॉलिसी फ्रेमवर्क में काम हो। तो यही सारे रीजंस थे इस एनवायरमेंट को, जिसमें रूल्स, रेगुलेशंस, इंटर रिलेशनशिप, प्रैक्टिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर या पॉलिसी फ्रेमवर्क को सेट किया जाए। ठीक है ना? अब सेबी का मेन एम था टू मीट द नीड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द ग्रुप्स। सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है उनको प्रोटेक्ट करे। तो अब इसी में आ जाते हैं, मेन हमारे 3 ग्रुप्स आ जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे? ये हमारे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, डॉट्स डॉट्स में 1 2 एंड ऊपर ये 3 भी दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा टू दी कंपनीज या इशूरर्स बोलते हैं, ये लिखा हुआ है टू द इशूरर्स, इसको मार्क कर लीजिए या कंपनीज वर्ड लिख लीजिए। अब सेबी के लिए सबसे बड़ा पर्पस था जितनी भी कंपनीज है उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। देखो, जितनी भी कंपनीज है उनका एम क्या है कि ऐसी मार्केट प्लेस देना ताकि कंपनीज जो है अपने फंड्स को रेज कर सके, इजी मेथड में, फेयर मेथड में और एफिशिएंट और इफेक्टिव मेथड में। तो ये कंपनीज के लिए भी था। इन्वेस्टर्स के लिए क्या चाहिए था? नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा फॉर द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए क्या था कि उनका एम था कि जो राइट्स और इंटरेस्ट है हमारे इन्वेस्टर्स के, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको एक्यूरेट और ऑथेंटिक डिसीजंस लेने का मौका मिले, और उनको जो भी उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उनको कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलती रहे। तीसरे थे इंटरमीडिएटरीज, बीच में मिडल मैन। देखो, मुझे चाहिए, मैं ब्रोकर के पास जाऊंगी, ब्रोकर उस किसी ना किसी से लेके देगा ना स्टॉक एक्सचेंज से, तो 3 लोग इन्वॉल्व हो गए ना यहाँ, मैं, इन्वेस्टर, मिडल मैन जो इंटरमीडिएटरीज है, ये इंटरमीडिएटरीज है मतलब ब्रोकर्स वगैरह, और तीसरे जो इशूरर्स हैं, जो कंपनीज हैं। तो अब मिडल मैन को क्या फायदा मिलना था? इनका ऑफर मेन था कि जो मिडल मैन है उनको ऐसा ऑफर किया जाए ताकि उनमें कॉम्पिटिटिवनेस रहे, वो प्रोफेशनल मार्केट में काम करे, वो एफिशिएंट वे में काम करे, अपनी सर्विसेज दे। किनको? दोनों को, चाहे इन्वेस्टर्स हो गए चाहे इशूरर्स या कंपनीज हो गई, क्योंकि इनका मेन ज्यादा रोल है। ये अगर बीच में तंग करेंगे, घपला करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को डर ही लगेगा ना। ठीक है ना, इन्वेस्टर क्यों अगली बार ट्रीट करेगा? तो कहीं ना कहीं पर्पस एंड रोल में आपने इन तीनों के बारे में बताना है। टू दी कंपनीज, इशूरर, टू दी इन्वेस्टर्स, उनको भी चाहिए, और टू द इंटरमीडिएटरीज, उनको भी चाहिए। रिपीट करती हूँ, फॉर दी कंपनीज के लिए क्यों चाहिए? एक उनके लिए ऐसी मार्केट प्लेस हो जहां दे कैन रेज दी फंड्स इन इजी, कॉस्ट इफेक्टिव और इफेक्टिव मैनर्स में। एंड फॉर द इन्वेस्टर्स क्या हो? टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है ना, ताकि उनको एक्यूरेट और ऑथेंटिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। और मिडल मैन, इंटरमीडिएटरीज के लिए क्यों है? ताकि उनके लिए भी कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल जो मार्केट है वो क्रिएट हो सके। ठीक है ना, ताकि
ताकि वो भी अपनी सर्विसेज जो, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज को है जो प्रॉपर दे सके, किसको, इन्वेस्टर्स एंड इश्यूरर्स को। क्लियर? एनी डाउट? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर में, दैट इज सेबी। तो सेबी का टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह, और अच्छी तरह क्या, बिल्कुल ऐसा आना चाहिए कि आपको जो भी उससे पूछा जाए तो आपको लिखना आना चाहिए इस पे। हाँ जी, एनी डाउट? नो मैम। नेक्स्ट आ जाता है इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। 2-3 पॉइंट्स ही है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी हम बार बार कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। एक तो है कि प्रोटेक्ट करना है हमने अपने इन्वेस्टर्स को, साथ ही इसको रेगुलेट करना है, ठीक है ना, इंटरेस्ट तो करना है, पर ये भी है रेगुलेट और डेवलप भी तो करना है ना सिक्योरिटी मार्केट को। हर समय हम प्रोटेक्ट ही कर नहीं सकते, प्रोटेक्ट तो हम कर ही रहे अपने इन्वेस्टर्स को सेबी को तैयार करके, लेकिन मार्केट को भी तो रेगुलेट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस एंड सिक्योरिटीज इंडस्ट्रीज, ताकि जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो हो सके कैपिटल मार्केट की। सबसे पहले है स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। सेकंड, इसका मेन फंक्शन है जो राइट्स और इंटरेस्ट है हमारे इन्वेस्टर्स के, हमारे पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के, उनको गाइड और एजुकेट कर सके। तीसरा है जितनी भी माल प्रैक्टिसेस होती है, माल प्रैक्टिसेस अभी मैंने ऊपर नाम बताए, सबसे ज्यादा माल प्रैक्टिसेस होती है, एक मैंने नाम लिया था अभी, प्राइस रिजिंग, बोला था ना, प्राइस में हेर फेर करना, प्राइस बढ़ा देना या कम कर देना, उसे प्राइस रिजिंग कहते हैं। इसके अलावा मैंने अभी एक वर्ड और भी बताया था, इनसाइडर वाला, इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम, ये इसमें आएंगे ताकि ये माल प्रैक्टिसेस को जो है दूर कर सके। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होते हैं, अंदर ही अंदर, जैसे अभी हमने बात की, जो उनके प्रमोटर्स है, डायरेक्टर्स है, वो खुद ही ना अपने जानकारों को बता देते हैं। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो सबसे ज्यादा काम खराब करता है, ठीक है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए। फिर आ जाएगा to develop and regulate a code of conduct and fair practices, means एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट हो, कंपटीशन और प्रोफेशनलिज्म हो, ठीक है। सेबी ये भी चाहती है ताकि वो रेगुलेट कर सके। ये सब किनके लिए है, ताकि जो ब्रोकर्स है, बैंकर्स है, जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनको भी तो कंपटीशन मिले। और हम कह सकते हैं सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव है, 4 के बाद आप 4, 5, 6 पॉइंट्स और भी लिख सकते हैं। सेबी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हम फंड्स रेज करते हैं वो इजी, फेयर और एफिशिएंट मैनर में करें, और जो भी इन्वेस्टर्स अगर कोई भी कंप्लेंट करता है, ठीक है, रिगार्डिंग मिडल मैन, रिगार्डिंग ब्रोकर्स, रिगार्डिंग कंपनीज या किसी और स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो भी अटेंड की जाए। तो ये भी इनका ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है ना। मींस कोई भी प्रॉब्लम स्टॉक एक्सचेंजेस से रिलेटेड आती है, चाहे वो कंपनी की हो, चाहे वो ब्रोकर्स की हो, इन्वेस्टर्स को उनकी कंप्लेंट सुनी जाए, तो ये भी सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? ये सेबी के टॉपिक्स के छोटे छोटे टॉपिक्स है। जो सबसे मेन टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है फंक्शंस ऑफ सेबी। फंक्शंस ऑफ सेबी पूरे चैप्टर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इतनी बार वेरी बोला जा रहा है तो आप समझ लो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आप पिछले 10 ईयर के क्वेश्चंस उठा लो, इसमें मोस्टली क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ सेबी पे जरूर आता है। ये अभी तक जो हम सारा पोर्शन किया वो सेबी से ही रिलेटेड था। सेबी का क्या रीजन था, ठीक है, हमने कुछ पॉइंट्स लिखे, वही प्राइस रीजिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग। देन हमने पर्पस और रोल बताया, वो 3 तो पर्संस है हमारे, इश्यूरर्स, इन्वेस्टर्स एंड ब्रोकर्स, इंटरमीडिएटरीज के लिए। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स बताए 4-6 पॉइंट्स, कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना हो जाए उसके लिए करना है,
जो ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंकर्स है उनको भी कोड ऑफ कंडक्ट और रेगुलेट करना है, इजी और फेयर एफिशिएंट मैनर में काम करना है, और इन्वेस्टर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं, उनको भी सुनना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स सेबी के। हो सकता है अलग अलग बुक्स में कुछ एक आधा पॉइंट्स आपको और भी मिल जाए, तो आप उसको भी लिख सकती हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते भी हैं और आते भी हैं सेबी से रिलेटेड, ठीक है ना। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, ये 1 मार्क में भी आता है। देखो, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस, टू रेगुलेट कोड ऑफ कंडक्ट। जरूरी नहीं है डिटेल लिखनी है, 1 मार्क में आप 2-3 पॉइंट्स भी बता सकते, ठीक है ना। यही क्वेश्चन हम लॉन्ग में भी कर सकते हैं। फिर 1 मार्क में आ जाता है एक्सप्लेन एनी वन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब हमने पीछे किया है, स्टॉक एक्सचेंज सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है, स्टॉक एक्सचेंज हमें स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन देता है। तो किसी टाइप के भी आपको 1-1 मार्क में इसमें भी क्वेश्चंस बहुत सारे निकल के आ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, नेम द डिफरेंट ग्रुप्स विच कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन से 3 ग्रुप्स है, 3 ग्रुप्स है मेनली। एक इशूरर्स है जिन्हें हमने कंपनीज कहा है, एक इन्वेस्टर्स है, और तीसरा मिडल मैन या इंटरमीडिएटरी जो ब्रोकर्स वगैरह आगे। तो ये बहुत आता है कि 3 ग्रुप्स कौन से मेन इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो ये तीनों ही है, हमने लेने हैं, हम ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर कंपनी के पास जाते हैं। फिर इसमें 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, स्टेट 2 रीजंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी। वही रीजंस के कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, प्राइस रीजिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, अभी हमने पॉइंट्स लिखवाए हैं, क्या रीजन है सेबी की एस्टेब्लिश। फिर सिर्फ सेबी पे पूछ लिया 1 मार्क का, तो आप सेबी की फुल फॉर्म के साथ एक लाइन में बता सकते हो सेबी का मेन पर्पस क्या है। क्लियर, दिस ऑल अबाउट दी सेबी रिलेटेड क्वेश्चंस।